सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 18 जनवरी। और आज हम 18 जनवरी से बनने वाले जितने भी साथियों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के ये प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको मात्र 2 मिनट के अंदर फटाफट से 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, मैंने आपको भारतीय एथलेटिक महासंघ के अभी एथलेटिक जो आयोग है इसके अध्यक्ष बताया था। ये कौन बनी थी? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? तो लॉन्ग जंप से। अभी सीआईएसएफ के 2 नए रिजर्व बटालियन के गठन के बाद जो सीआईएसएफ में कुल बटालियन की संख्या है कितनी हो गई है? तो पहले दोस्तों 13 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो 15। इसके बाद मैंने आपको आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसिर के बारे में बताया था। इनका जो लोकार्पण है ये भी कहां पर किया था? तो मोदी जी ने किया था महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास है ये स्थापित किया जाना है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। दिल्ली हाईकोर्ट के मैंने आपको नए चीफ जस्टिस बताए थे, ये भी जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के भी पुनर्गठन के बाद इसके जो अध्यक्ष है ये भी किसी नियुक्त कर दिया है? तो अजित कुमार मोहंती को। पूर्वी भारत के मैंने आपको पहली खगोलीय वेधशाला बताई थी, ये भी कहां पर स्थापित की गई है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। और मैंने दोस्तों आप लोगों को ये भी बोला था ये पूर्वी भारत की तो पहली है लेकिन ओवरऑल ये छठवीं थी भारत की। भारत के भी किस कंपनी ने भारत वस्त्र जो हथियार प्रणाली है ये भी विकसित की थी? तो ये की थी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। 2025 में भारत का जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, इसमें जो मुख्य अतिथि हैं इस बार कौन होने वाले हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। और लास्ट क्वेश्चन 10वां पढ़ाया था कि अभी किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जो जेल गए लोग हैं इनको मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की थी उड़ीसा सरकार ने। आई होप साथियों को कल की क्लास के यानी कि 17 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी अरुणाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है जिनका क्या नाम है? तो चोना मीन। इनके द्वारा जो परशुराम कुंड मेला है 2025, इसका जो उद्घाटन है ये भी किस जिले में किया गया है? तो ये दोस्तों लोहित जिले के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, अरुणाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ, चोना मीना, इन्होंने भी लोहित जिले के अंदर जो परशुराम कुंड मेला है 2025 इसका उद्घाटन किया है। और परशुराम कुंड क्षेत्र की बात करें तो इसके दोस्तों समग्र विकास में 150 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग परशुराम कुंड के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश में पवित्र स्थल है और जिसका दोस्तों जो नाम है ये ऋषि परशुराम जी के नाम पर रखा गया है। और ये अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है और देश भर में जो तीर्थयात्री है इनको आकर्षित करता है। बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश का पहले आप लोग याद रखिएगा गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 के अंदर। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू है। राज्यपाल कौन है? तो केवल त्रिविक्रम पटनायक। और राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि ईटानगर। लोकसभा की सीट है दोस्तों, यदि आप लोगों से पूछ ले तो याद रखेंगे 2 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? तो 1। और विधानसभा की सीट है यहाँ पर 60 है। और जबकि जिलों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? तो 28। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जिसको आप लोग बोलते हैं सीआरपीएफ, इसके भी जो विशेष महानिदेशक है इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाम है साथियों उनका सुनील कुमार झा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सुनील कुमार झा, जिनको भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का विशेष महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। बात करते हैं दोस्तों सुनील कुमार झा के बारे में, तो ये 1993 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी है। और ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं? तो 31 जनवरी 2027 तक। और जबकि मेरे प्यारे भाई इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने विपुल कुमार का स्थान लिया है।
बात करते सीआरपीएफ के बारे में, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 के अंदर। मुख्यालय तो नई दिल्ली के अंदर ही है और ये गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए। जो राजविंदर सिंह भट्टी है, इनका नाम भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था कल ही। इनको भी सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया था। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने ना, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भी इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए इनमें से कौन सा अभियान चलाया है? तो ये दोस्तों ऑपरेशन अजय चला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष है, यानी कि सीज फायर डील, इसको हाल ही में भी स्वीकार कर लिया है। और इसमें दोस्तों हुआ क्या है, तो जो इजराइल के बंधक हैं, इनको 42 दिनों के भीतर वापस लौटाना होगा। और संघर्ष की बात करें तो लगभग दोस्तों को 460 दिन हो गए हैं चलते चलते। शुरुआत कब हुई थी इजराइल हमास के बीच में? तो ये 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। और अभी हाल ही में क्या है, किसी सीज फायर डील हो चुकी है। और इसके लिए भारत ने क्या है कि ऑपरेशन अजय चलाया अपने नागरिकों को लाने के लिए। अब एक बार दोस्तों लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए, जैसे कि ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा। ये भी किसी न किसी देश में अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि दोस्तों याद करिए, ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त पूछे तो ये तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण बचाव के लिए चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो अभी साथियों 2024 के अंदर सितंबर महीने के अंदर क्या है कि टाइफून यागी आया था और इसी से पीड़ित को सहायता देने के लिए म्यांमार में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सद्भाव। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो चौथा प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। और इसी के बाद दोस्तों मैं आपको पुरस्कार से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। यहाँ से आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अभी सिंगापुर के जो ऑनरेटरी सिटीज अवार्ड है, इससे अभी किससे सम्मानित किया गया है? नाम है दोस्तों इनका तरुण दास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों ये तरुण दास है, ये भारतीय जो उद्योग परिसंघ है यानी कि CII, इसके पूर्व प्रमुख है। और इनको क्या है कि अभी सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं तरुण दास के बारे में, तो तरुण दास को ये जो पुरस्कार है ये भी नई दिल्ली के अंदर समारोह में जो राष्ट्रपति आए थे सिंगापुर के थरमन शनमुगारत्नम, इन्होंने भारत के राज के दौरे के दौरान ये पुरस्कार इनको दिया है। और अच्छा इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है? तो भारत और सिंगापुर के संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए। अब एक बार दोस्तों मैं आपको जो लिस्ट दिखा रहा हूं इस पर एक बार आप लोग फोकस करिए। ये लिस्ट दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से आपको एक न एक क्वेश्चन विश्वास रखिए डेफिनेट देखने को मिलेगा। जैसे कि याद करिए साजी एन करोड़ों का नाम, इनको वर्ष 2030 का जेसी डैनियल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2024 का अगर आप लोग जेसीबी पुरस्कार पूछ ले तो उपमन्यु चटर्जी को मिला है। सूरवाला का नाम याद करिए, इनको भी 34वां व्यास सम्मान दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए? तो कौन देश को वाणी वासी वेणु के लिए। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला था। मलयालम जो कवि थी प्रभा वर्मा, इनको साल 2030 के लिए अभी सरस्वती सम्मान दिया गया था। और सामंता हार्वे की बात करें तो बुकर पुरस्कार दिया गया इनको 2024 वाला। और किस उपन्यास के लिए? तो ऑर्बिटल के लिए। जबकि जो अलेक्जेंडर डेन है, इनको 2024 का सतत रामानुजन पुरस्कार दिया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो पांचवा प्रश्न है ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो प्यूमा इंडिया है, इसने भी किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया दोस्तों पीवी सिंधु को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो जो प्यूमा इंडिया है, इसने भी बैडमिंटन खिलाड़ी जो पीवी सिंधु है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अभी साथियों ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको सारे के सारे जो ब्रांड एम्बेसडर है 2024 के ये रिवाइज करा देता हूँ। याद करिए मैंने आपको अभी पढ़ाया था 2 दिन पहले कि जो अक्षय कुमार है, इनको स्मार्टफोन ब्रांड पोको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नीरज चोपड़ा की बात करें तो भारत पेट्रोलियम के बने थे। मनु भाकर, इनको हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बनाया गया था।
नरेंद्र कुमार यादव की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट के बने थे। विराट कोहली ये पंजाब नेशनल बैंक के हैं अभी। मनु भाकर को बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सुरेश रैना को भी जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाया गया था। कैटरीना कैफ को सौम्य इंडिया की बनाया गया था। निखत जरीन की बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बनी थी। श्रेयस पटेल की बात करें तो बॉब कार्ड ने बनाया था इनको अभी। एम एस धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और सोनू सूद को थाईलैंड टूरिज्म के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें प्रश्न की। आज का साथ आपको जो छठवा क्वेश्चन है ये आज की क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे तो आप लोग एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। और ये साथ ग्रैंड स्लैम से संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि साथियों ये जो ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन है इसी ग्रैंड स्लैम के माध्यम से मैं आपको 2024 के जो चारों ग्रैंड स्लैम है इनके बारे में भी आज रिवाइज कराऊंगा। क्योंकि ग्रैंड स्लैम से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हर एग्जाम में ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो पहले मुझे आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए कि हाल ही में भी सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड है ये भी किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है। तो ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है, नाम है नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने क्या है कभी सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना दिया है। और यदि दोस्तों आप लोग को इससे ये पूछ ले कि इन्होंने पीछे किसको छोड़ा है तो इन्होंने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। और अब ये रोजर फेडरर से सिर्फ एक मैच ही अधिक है। अच्छा इन्होंने कौन से नंबर का मैच खेला था इस बार तो इन्होंने 15 जनवरी को 430वें नंबर का ग्रैंड स्लैम खेला था। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं पहले कि ग्रैंड स्लैम के सबसे अधिक जो खिताब है किसने जीते हैं तो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं सर्बिया के। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीत लिए अब तक। उसके बाद जो राफेल नडाल है इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते थे। और तीसरे स्थान पर है रोजर फेडरर जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं। अब बात करते हैं पहले हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। क्योंकि साथियों एक साल में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद कौन सा होता है तो फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। और ये भी पूछते हैं दोस्तों कि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम है ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो यूएस ओपन है ये दोनों तो खेले थे हार्ड कोर्ट पर। जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर। और जो विंबलडन ओपन है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर। तो पहले हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है ये इस बार इटली के जानिक सिनर ने जीता है। और महिला एकल का पूछे तो बेलारूस की जो आरेना सबालेंका है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। दूसरा आयोजित किया था फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में साथ जो पुरुष एकल का खिताब है स्पेन के कार्लोस अलेग्रान ने जीता था। और महिला एकल का खिताब जीते तो ये जीता था पोलैंड की ईगा स्विटेक ने। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है ये स्पेन के कार्लोस अलेग्रान ने जीता है। और जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो बारबोरा क्रिजकोवा ने। और सबसे आखिरी में होता है आपका यूएस ओपन का। तो यूएस ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है ये इटली के यानिक सिनर ने जीता है। और महिला एकल की बात करें तो ये जीता है बेलारूस की आरेना सबालेंका ने। अब एक बार दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक की याद रखिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो याद रखें आप लोग हार्ड कोर्ट पर जो खेले वाले जाने वाले जो टाइटल है ये दोनों के दोनों एक ही खिलाड़ी ने जीते। यानी कि पुरुष एकल में तो जीता ये इटली के यानिक सिनर ने दोनों में। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो महिला एकल में जीता है ये बेलारूस की आरेना सबालेंका ने दोनों खिलाड़ियों में। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन और जो विंबलडन ओपन है इनमें भी पुरुष एकल का खिताब एक ही खिलाड़ी ने जीता है स्पेन के कार्लोस अलेग्रान ने। महिला एकल का खाली आप लोगों को याद रखना है कि फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्विटेक ने। और जबकि विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो बारबोरा क्रिजकोवा ने। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपको दिवस से संबंधित है। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो स्टार्टअप डे है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल जो नेशनल स्टार्टअप डे है ये मनाया जाता है आपका 16 जनवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इस वर्ष साथ ही 16 जनवरी 2025 को जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी 9वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है तो युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को इनकरेज करना और स्टार्टअप की जो उपलब्धि है इनको बढ़ावा देना। अब एक बार हम लोग जनवरी महीने के सारे डेज रिवीजन को कर लेते हैं। तो जैसे कि साथियों 1 जनवरी से इस बार मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो ग्लोबल फैमिली डे, दूसरा जो DRDO है इसका स्थापना दिवस भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है।
फिर मैंने आपको 2 जनवरी को पढ़ाया था वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। इसके बाद 4 जनवरी को याद रखिएगा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को मैंने आपको गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के बारे में बताया था। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया जाता है। फिर इस बार मैंने 9 जनवरी को बताया था आपको प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी डे की पूछे आप लोगों से तो ये मनाया था आपका 14 सितंबर को। 12 जनवरी को आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था, यानी कि नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे पूछ लिया आप लोगों से तो ये मनाया था आपका 12 अगस्त को। और अभी 15 जनवरी को पढ़ाया था मैंने आपको भारतीय थल सेना दिवस। इसी के साथ ये और याद रखिएगा कि 14 जनवरी को हर साल आर्मी फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है ये अभ्यास से संबंधित है। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय सेना और वायुसेना की जो पूर्वी कमान है इनने अभी कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। तो इस अभ्यास का दोस्तों जो नाम है डेविड स्ट्राइक दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल ये भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा क्या है कि अभी 16 से लेकर 19 जनवरी तक ये जो अभ्यास है डेविड स्ट्राइक ये आयोजित किया गया है। और इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विशिष्ट हवाई सैनिक क्या है कि इन्होंने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। ये जो अभ्यास है ये प्रशिक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंज में होगा। और ये अभ्यास दोनों सेवा को जो तत्परता है इसको बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए क्या है कि तैयार करेगा। बात करते तो अन्य अभ्यास के बारे में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए जैसे कि सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। डस्टिलेक अभ्यास पूछे तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। सी डिफेंडर अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। लेमित्य पूछे तो भारत और सेशल्स के बीच में। और अभी डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट ये भारत फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का साथ आपको जो 9वां क्वेश्चन है ये पुस्तक से संबंधित है। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके दोस्तों जो लेखक है ये डॉक्टर के.एस. चौहान है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने। और ये पुस्तक बताती क्या है तो संसद की शक्तियां, कार और विशेष अधिकार के बारे में बताती है। और बात करते डॉक्टर के.एस. चौहान के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये अभी सीनियर एडवोकेट है। अब ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है तो 2024 की मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अन्य पुस्तकों के बारे में और रिवीजन कराता हूँ। जैसे कि दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस ये डॉक्टर दिनेश सारा की पुस्तक है। बाय भारत मैटर में आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, ये डॉक्टर एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हमारे। रौद्र सात्विक हम पूछे तो प्रभा वर्मा की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये सेम पुत्रदा की पुस्तक है, ये भी कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। इजराइल बॉय डायरी की बात करें विशाल पांडे की पुस्तक है। मेड इन इंडिया के बारे में पूछे ये भी कई बार बता चुका हूँ, अमिताभ कांत की है। लेटर टू सेल्फ की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। और बियॉन्ड द हिग्स बोसन की बात करें तो ये मणिक कोतवाल की पुस्तक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। और ये दोस्तों आज का आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि टीम इंडिया का जो नया बल्लेबाजी कोच है ये किसने नियुक्त कर दिया है। नाम है दोस्तों उनका सितांशु कोटा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। बात करते हैं सितांशु कोटा के तो सौराष्ट्र के जो पूर्व बल्लेबाज है जिनको भी गुरुवार को टीम इंडिया का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त कर दिया है। और नियुक्त किया किसने तो बीसीसीआई के द्वारा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बीसीसीआई की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1928 के अंदर। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अध्यक्ष कौन है तो रोजर बिन्नी साहब। उपाध्यक्ष तो ये राजीव शुक्ला है। और याद करिए अभी मैंने आपको नए सचिव बताए थे जो कि जय शाह के स्थान पर बने हैं। ये कौन बने तो देवजीत सेकैया। और जय शाह को आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि भी ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और एक बात रखिए दोस्तों, इस क्लास के जो पीडीएफ है ये आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सोने से पहले एक बार क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा 2 मिनट के अंदर। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।